हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। मेरे पास लगातार एस्पिरेंट्स की एक क्वेरी आती है, सर हम ऑलरेडी किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है और एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से तैयारी की जाए। या फिर हम अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के साथ साथ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे की जाए या सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इस वीडियो में उन चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से आप पढ़ाई के साथ साथ या जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी का टाइम निकाल सकते हैं, किस तरह का आपका शेड्यूल होना चाहिए जो आइडियल रहेगा, जिससे कि गिवन टाइम के अंदर आप प्रिपरेशन कर पाएँ। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इट विल बी अ लिटिल लॉन्ग वीडियो। बाकी मैंने इससे पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो नॉर्मल एस्पिरेंट्स के लिए बताई थी जो 8 से 9 घंटे पढ़ाई के निकाल सके, तो वो इस स्ट्रेटजी के साथ पूरी की पूरी अपनी तैयारी डिटेल में कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा रूटीन अपना रखना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, क्या सही तरीका अटैम्प्ट करने का, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, जो लोग देखना चाहें तो वो ये भी देख सकते हैं जिनकी तैयारी काफ़ी हद तक हुई है। बेसिकली ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो एसएससी में नए हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ जो ऑलरेडी किसी ना किसी पर्टिकुलर जॉब में है, तो वो लोग भी एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम्स को दे सकते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, डिपेंडिंग कि अगर आप एज आपको अलाउ करती है या नहीं करती। अगर आपकी एज 27 ईयर से कम है तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। एमटीएस का भी दे सकते हैं आप, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में एनटीपीसी का या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं। अगर 27 प्लस माइनस आपकी एज है रिजर्व कैटेगरी से, तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अगर 27 प्लस हो जाती है तो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते, फिर आप ग्रुप बी मतलब हायर लेवल की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल रहते हैं एसएससी के अंदर। जनरली ये चीज़ देखी जाती है, ठीक। तो बाकी एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का, एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल का वो मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन के बाद के जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम होता है रेलवे का, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है, डीटीपी के एग्जाम्स होते हैं बाकी। और अगर मैं ग्रेजुएशन से पहले के एग्जाम की बात करूँ तो सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया, कांस्टेबल लेवल के एग्जामिनेशन हो गए जितने भी, चाहे वो बीएसएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, दिल्ली पुलिस के अंदर हो, या एलडीसी के एग्जाम्स हो गए, आईबीएस से एमटीएस एग्जाम हो गया, एनटीपीसी के थ्रू काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं जो ग्रेजुएट से कम के लिए भी होती हैं। और ऐसी सिलेक्शन पोस्ट, ये मेजर मेजर मैंने आपको सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज के बारे में बताया, बाकी स्टेट की अलग से वैकेंसीज आती हैं वो आप देख ही सकते हैं। तो इन सब का जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब सिलेबस है, इनमें ज़्यादातर में मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ही पूछा जाता है। और आपने एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ली तो ये सारे के सारे एग्जाम्स निकाल पाते हैं। जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएशन से पहले वाले एग्जाम्स भी सारे दे सकते हैं, ठीक। तो तैयारी आपको सभी एग्जाम्स की एक ही करनी होगी। अभी मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी दिखा दूंगा। बाकी अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, सीएससी, इन सब की अगर आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो उसका लेवल अलग होता है, उसमें तरीका भी अलग होता है पढ़ने का, उसमें जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस होता है, तो उसकी तैयारी अलग होगी। बाकी ग्रुप बी और ग्रुप सी मैक्सिमम जितनी भी पोस्ट है उनकी तैयारी हमारी सिमिलर रहती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो भी हो सकता है कि आप एसएससी एग्जाम की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हायर सैलरी आपको मिलती है और जो वर्क प्रेशर है वो कंपेरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से कम रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी देखेंगे आप। एसएससी ने अभी एग्जाम का कैलेंडर रिलीज किया था जिसमें जो हमारा मेजर एग्जामिनेशन है डेट इज एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन जून में आएगा और इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में कराया जाएगा, जो कि है टीयर 1। अभी हम टीयर 1 को ध्यान में रखते हुए बातें करेंगे। टीयर 2 में मोर और लेस सिमिलर सिलेबस होता है, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। और टीयर 1 तक की अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई तो जो 3 महीने का टाइम मिलता है उसमें जो 2-3 टॉपिक जुड़ते हैं वो आप 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं आराम से। और टीयर 2 की भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है ऑलरेडी टीयर 1 के साथ साथ ही। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। बाकी यहाँ पे आपका एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में दिया है, ठीक है। एक एग्जाम को तैयार करना है, सारे एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी और एग्जाम को ले लेता हूँ स्टेनोग्राफर, उसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। एमटीएस को लेके चलते हैं, चारों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मेन जो मेरिट बनती है वो आपकी रीजनिंग और इंग्लिश से इंग्लिश और जीके से बनती है। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट्स हैं आपके। आरआरबी एनटीपीसी की बात करूँ, इसमें इंग्लिश नहीं आएगा लेकिन मैथ्स, जीके, रीजनिंग वो एज इट इज आएगा, ठीक। सीएचएसएल की बात करूँ तो इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स बिल्कुल वही है। टीयर 2 में भी वही चीज़ें हैं,
ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, ये 4 सब्जेक्ट्स और टीयर 2 में भी आपके यही 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। कंप्यूटर एक एडिशनल ऐड हो जाता है, और कंप्यूटर तो जनरली जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है उसका एक पार्ट मान के, तो वो हम जनरल अवेयरनेस में कवर करते भी हैं। ठीक, तो हमने देखा सारे एग्जाम्स में ये 4 ही सेक्शंस हैं, और इन चारों सेक्शंस पे एक बार कमांड हमारी बन गई, चाहे टाइम कितना भी हमने लिया, तो हम एक अच्छी जॉब तक पहुंच सकते हैं। देखो, अगर सैलरी की बात की जाए तो अगर एमटीएस जो सबसे लोएस्ट पेइंग जॉब है एसएससी एग्जाम्स के थ्रू, ठीक है, वो या गवर्नमेंट जॉब मैं कहूँ जो भी लोएस्ट पेइंग है, उसमें जो सैलरी होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो 35,000 के आसपास होती है। और अगर मैं 48 ग्रेड 100 ग्रेड पे तक की जॉब्स जो जाती हैं सेम सिलेबस पे, उसमें जो सैलरी है वो हमारी 1 लाख प्लस तक भी जाती है। ठीक, तो ओवरऑल ये सैलरी रेंज आपको देखने को मिलती है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कम मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और आपको और मेहनत करके आप इसे अचीव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। ठीक है, आपको पर्क्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, कुछ का सिलेक्शन होगा, 1% से भी कम का सिलेक्शन रेट रहता है, लेकिन वो 1% से कम ही लोग होते हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, अगर आप उन 1% में पहुंच जाते हो जो पढ़ रहे हैं, जो अपना 8 से 10 महीने डेली के 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे भी निकाल पा रहे हैं ढंग से, और उनका एप्टीट्यूड थोड़ा ठीक है, तो वो लोग कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो 1% में आ ही नहीं पाते जो इतना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको वहां पे पहुंचना है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी, तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ पाना इतने लंबे टाइम तक रेगुलर, ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क आपको लगता है, जब इस चीज को पढ़ने वाले पार्ट को आप पॉसिबल कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए पॉसिबल हो जाती है और आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, एक बार अपने आप से तेजी से आप ये बात कह के देखें कि हाँ मुझे चाहिए जॉब। ठीक है, यू कैन एंड यू विल। ठीक है, हम जब भी सुबह उठे अपने आप से कहें आई कैन एंड आई विल। इफ यू से इट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप पढ़ाई के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। बाकी जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको पूछना, तो उससे रिलेटेड जो पर्सन है, जो आपके आइडियल रहे होंगे, उनकी फोटो आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं, पढ़ाई वाली टेबल पे या मोबाइल के वॉलपेपर पे। ठीक है, तो आप आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे। कुछ बेसिक फायदे आपको जो एसएससी सीजीएल जॉब्स के थ्रू मिलती हैं, इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। ठीक, तो हम सीधा का सीधा स्ट्रेटेजी पार्ट पे मूव करते हैं, ज़्यादा टाइम मुझे भी आपका नहीं लगाना। सीजीएल को अगर हम ध्यान में रखें, तो हमारा एग्जाम जो सितंबर अक्टूबर लिखा है, तो ये मान के चलें आपको अगस्त मंथ तक अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। अगर अगस्त मंथ की मैं बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 9.5 महीने के आसपास है। 9.5 महीने कम टाइम नहीं होता। अगर आप जॉब में भी हैं या स्टूडेंट भी हैं, इसमें आप बहुत अच्छी पोस्ट तक ऑलरेडी पहुंच सकते हैं। खासतौर पर मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि हो सकता है अभी आप फाइनल ईयर में हो, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा पड़ने लग जाएंगी। घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि आपकी जल्द से जल्द जॉब लगे। तो ये छोटी छोटी बातों पे ताने मिलने भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब पढ़ा लिखा दिया बच्चा, रोजगार लाए, कुछ काम करे। ठीक है, सबसे पहले रिश्तेदार पूछेंगे हाँ ग्रेजुएशन हो गई, क्या करता है बेटा। तो कुछ लोग जो ये सोच के चलते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, वो अपना 1 साल बर्बाद कर देंगे। 1 साल बर्बाद करने का मतलब है कि आपने 1 साल की जो सैलरी गवर्नमेंट जॉब में आप पा सकते थे, वो आपने छोड़ दी। दूसरी चीज, 1 साल की आपकी सीनियोरिटी, अगर आप 1 साल लेट ज्वाइन करते हैं, तो 1 साल में जो आपकी सीनियोरिटी बढ़ती है, उससे सैलरी बढ़ती है, और भी चीजें होती है, वो सारी की सारी पीछे हो जाएंगी। ठीक, तो एवरी सिंगल टाइम इज इंपॉर्टेंट। और जो कॉलेज में है उन लोगों का पढ़ाई का भी माहौल बना हुआ है, तो बिलीव मी आप अच्छे तरीके से अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। कल आप आगे जाके जॉब में चले जाएंगे या 1-2 साल का ब्रेक आ जाएगा आपकी पढ़ाई में, तो फिर पढ़ना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। सेम जो ऑलरेडी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि पढ़ना एक रेगुलर फुल टाइम जॉब के साथ बहुत मुश्किल चीज़ है। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे जो मैं जॉब भी करूंगा उसके साथ जो मौज मस्ती है वो भी करूंगा, सैटरडे संडे छुट्टियां भी मनाऊंगा, तो फिर आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके साथ साथ आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। चाहे आप स्टूडेंट्स हो तो आपको फ्री टाइम जैसे कॉलेज से मिलेगा तो आपको पढ़ाई करनी है, जॉब में हो तो आपको अपने जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड वे में, अपनी दोस्ती यारी सब कुछ कंट्रोल करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 1 साल के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा मौज मस्ती से। चीज़ें समझ आई? 9.5 महीने हैं। अगर आप दिन का 5 घंटे निकाल पा रहे हैं तो बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि जनरली अगर कोई बच्चा 8 से 9 घंटे पढ़ता है तो उसके लिए 6 महीने में एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन
डुएबल होती है एक एवरेज माइंडसेट का बच्चा। और अगर आप 5 घंटे यहाँ पे निकालेंगे 9.5 महीने तक, और इसमें वो स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान रखेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ना कि रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। रेलिवेंट चीज़ें जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें अच्छे से कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप पहुंच सकते हैं। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आती रहेंगी। जो हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का पेपर हो गया, गलत करने पे 0.5। सेम चीज जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश में होती है, तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर होता है हमारा, 60 मिनट आपको मिलती है। जनरली जो टाइम फ्रेम रहता है हमारा जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, इंग्लिश आपका 10 से 12 मिनट में निपट जाता है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, फर्स्ट नंबर पर हम कोशिश करते हैं इंग्लिश को या फिर जीके को अटेम्प्ट करें, ठीक है। फिर ये अगर हमने हो गया, तो जीके अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 6 से 7 मिनट के अंदर जीके कवर हो जाता है हमारा। तो लगभग इन दोनों का मिला के अगर मैं 18 मिनट ले भी लूँ, तो फिर हम आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, ठीक है। कुछ लोग 15 मिनट में कर लेते हैं रीजनिंग को भी, कुछ लोगों को 18 मिनट तक भी लग जाती है, ठीक है। अगर 18 मिनट लग गई तो आपके पास मैथ्स के लिए 24 से 25 मिनट बचेगी। अगर 15 मिनट में हो गया तो मैथ्स के लिए 28 मिनट तक भी आप पे बच सकती है, कुछ लोग 30 मिनट भी बचा लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस वी गिव द मॉक टेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जब हमने कहा अटेम्प्ट करने में इतना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात है कि एक क्वेश्चन अगर आप ये सोचें कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट के अंदर, 37 सेकंड मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, बाकी सेक्शन इंग्लिश और जीके के बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप 35 सेकंड्स या सीरीज वाले क्वेश्चन को 1 मिनट मान लो, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं इमेज वाले वो 10-15 सेकंड में भी हो जाते हैं, ठीक। तो हर क्वेश्चन का टाइम फ्रेम अलग होता है, तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैथ्स का हर एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट में होगा। तो लंबे क्वेश्चन होंगे वो 2 मिनट भी लेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे मैथ्स के भी जो 15-20 सेकंड में हो जाएंगे। तो हमें ओवरऑल टाइम देखना है, ना कि प्रत्येक क्वेश्चन का टाइम देखना है प्रिपरेशन करते टाइम कि सर 2 मिनट लग रहे हैं। जब आप सीखना स्टार्ट करोगे मैथ्स में टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन जो हमें उन एग्जाम में 25 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप मैं आज को आपको पेपर दे दूं और आपको 1 घंटा दे दूं, 25 में से हो सकता है आप 20 क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है, लेकिन उन 25 में से 20 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको लग जाएंगे 50 मिनट। हमें करना है 25 मिनट के अंदर, तो इसी के लिए मेहनत लगेगी। स्टार्टिंग में आप टीचर से सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे, जो चीज़ें आप सीख पाएंगे उस स्टार्टिंग में सीखने के बाद भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके मल्टीपल रिविजन हो चुके होंगे, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब जाके क्वेश्चन आपका गिवन टाइम फ्रेम में होगा। ये सारे की सारी मेहनत इसलिए कि हमें अपना टाइम बचाना क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? जीके आपको पूरा का पूरा सीखना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको पहले से कुछ भी ना आता हो, या जो आता हो आप भूल चुके हो, तो रिवाइज करना पड़ेगा जिस टीम से आपने पढ़ा है। रीजनिंग में जनरली लोग कर लेते हैं 50 में से, अगर बिना पढ़े भी जाएं तो भी 35 तक नंबर ले आते हैं, लेकिन टारगेट हमें 45 प्लस का रखना होगा, तो रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले जनरली इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इंग्लिश में 50 में से 30-35 नंबर ले आते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, इंग्लिश तो मैं कर लूंगा, ठीक है। वो ठीक है, लेकिन आपको बेयर मिनिमम चीज़ें करनी पड़ेगी, और इंग्लिश में भी कोशिश करनी है 45 प्लस का स्कोर जाए हमारा, क्योंकि जीके अनएक्सपेक्टेड रहता है, और आज के टाइम पे जो कट ऑफ है हमें सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से लेके चलना है। तो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। वी कांट इग्नोर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड को, तब भी आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के तब भी इंग्लिश पढ़नी है। हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी समझ जाएंगे, ये फर्क आएगा। बाकी चीज़ें करनी सबको सारी हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के साथ सब दिक्कत यही होती है, इंग्लिश पढ़ते नहीं, जब एग्जाम देने जाते हैं मॉक में तो आ जाते हैं 40-45, जब एग्जाम देने जाते हैं पता चलता है 30 नंबर आ गए, तो 1-2 डिफिकल्ट वोकैबुलरी के वर्ड आ गए, वो कभी पढ़ी ही नहीं है, फंस गए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, हमें पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। कुछ इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। टाइम की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा टाइम जो हमें पढ़ने में लगेगा वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि इसका सिलेबस अगर रीजनिंग में मान लो अगर कोर्स कंप्लीट होता है 60 घंटे में, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का खाली डिटेल्ड कोर्स ही 250 घंटे से ज़्यादा का जाता है, ठीक है। अगर ढंग से सब कुछ पढ़ना है आपको, जिसमें हर टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन ही सिर्फ कराए जाए, तब भी आपका 250 घंटे तक का कोर्स बन जाता है, ठीक है, जो मैंने डिटेल्ड कोर्स में पढ़ा रखा है। और वो भी काफ़ी स्पीड में हम चल रहे होते हैं, तब जाके इतने में कवर होता है, अगर सारी चीज़ें कवर करनी है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो आपका 150 घंटे में, वरना 200 घंटे तक भी जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट्स की मिला के क्लासेस आराम से चली जाती हैं। और इसे अगर स्ट्रेच करना चाहें तो इसे 600 घंटे का भी बना सकते हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, तो हम मोटा मोटा मान के चलें इतना घंटे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का इसका कम होता है, तो आप मान के चलें कि 80 घंटे के आसपास ग्रामर का मैक्सिमम रिकॉर्डेड क्लासेस मान जाए तो 60 to 80 आवर्स के बीच में। और वोकैबुलरी सेक्शन जितना भी हो जाए वो तो कम ही होता है, तो 30 से 40 घंटे है। तो रीजनिंग और इंग्लिश का अगर मैं मिला दूं तब भी मैथ्स के जितना कोर्स नहीं बनता, सबसे ज़्यादा मैथ्स का रहता है। और जीके का भी मैथ्स जितना ही है, एक तरीके से लंबा ही है, उसे पढ़ना है, याद करना है। तो दीज थिंग्स टेक टाइम, क्योंकि जीके में कॉन्फिडेंस जल्दी नहीं आता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले हम
3 सेक्शन पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो 150 नंबर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें आप 130 प्लस आने लग गए तो बाकी जीके का जितना भी आप बोनस मार्क्स लोगे उससे आप कट ऑफ तो क्लियर कर जाओगे आराम से। तो इन तीनों सेक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते, पहले ये तीनों और रिमेनिंग टाइम में जितना भी जीके हो पाए करें। लास्ट में करंट अफेयर्स को करें। करंट अफेयर्स की वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो भी एसएससी कहीं से भी पूछ लेता है। जनरली 1 साल पुराना भी करंट अफेयर्स ने पूछा, कई बार विदिन 6 मंथ्स भी पूछ लेता है। तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स तो आपको कवर करना ही होता है। वो हो गया अच्छी चीजें, नहीं हुआ तो भी टेंशन नहीं लेनी उसकी, क्योंकि आप कवर कर भी लें सारा डिटेल में पढ़ के तो भी अगर 1-2 क्वेश्चन ना बने तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से कर लेंगे, हिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक, तो ये मोटा मोटा शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताया, इतना पढ़ना पड़ेगा। पिछले साल की कट ऑफ जो ऐसे है अनरिजर्व कैटेगरी की 200 में से 150 नंबर गई है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे जो शिफ्ट वाइज अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था तो किस शिफ्ट के कितने नंबर चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, वो सारा का सारा यहाँ पे दिखा रखा है। तो ऑन एन एवरेज कट ऑफ तो हमारी 150 गई थी रिजर्व कैटेगरी की, लेकिन 142 एवरेज में जो स्टूडेंट ला रहा था उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। तो आपका टारगेट मतलब कट ऑफ एक्चुअल में अगर प्रीवियस ईयर देते हैं तो इस तरीके से रहेगी। बाकी शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं। ठीक, ये क्या नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर किसी पे बच्चे का इजी शिफ्ट में पेपर बढ़ गया, किसी का हार्ड शिफ्ट में पेपर बढ़ गया, तो जो हार्ड शिफ्ट में जिनका पेपर बढ़ता है उनको मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं उनके। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 140 है तो इनके 10 नंबर बढ़ाए गए होंगे तब जाके 150 बना हुआ। ठीक, समझ आ गया। चले आगे, अब मैथ्स की चैप्टर वाइज वेटेज आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए टीयर 1 के अंदर 2022 और 2023। एक सीक्वेंस आपको मैथ्स पढ़ते टाइम मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिंप्लीफिकेशन सीखें जिसमें आप बोर्ड मास सीखते हैं। फिर उसके बाद आपको एपी, जीपी, एचपी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस कहीं भी बन जाते हैं। एचपी से तो सवाल नहीं आते, एपी जीपी मान लो। उसके बाद आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस आप चाहें तो कर सकते हो मैथ्स के। उसके बाद आपको नॉर्मल चैप्टर्स पे अपना मूव करना चाहिए। कैलकुलेशन ट्रिक्स इससे पहले कर पाओ तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप नॉर्मल या तो नंबर सिस्टम करना चाहें नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो उसके बाद एलसीएम एचसीएफ कर लेना, वरना आप परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रेशियो, फिर जैसे ही दे रखा है सीक्वेंस आप यहाँ तक फॉलो करें। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम ये चाहें तो आप स्टार्टिंग में ऊपर रख सकते हैं इसके। ठीक, उसके बाद अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, ये इस एडवांस मैथ्स आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अलजेब्रा का यूज ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। इन तीनों सेक्शंस का यूज ज्योमेट्री में किया जा सकता है। मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री पढ़े बिना किया नहीं जा सकता। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये बेसिकली अर्थमेटिक का पार्ट है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो परसेंटेज और रेशियो वाले पार्ट से मैक्सिमम बनते हैं, तो वो चाहें तो आप जब मर्जी कर सकते हो। आज के टाइम पे कम क्वेश्चंस आने लग गए हैं डीआई के, और एक स्टेटिस्टिक्स चैप्टर टीयर 2 में आएगा आपका, वो टीयर 2 के टाइम पे पढ़ सकते हैं। मीन मीडियन मोड, जनरली इससे वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, उससे 1 घंटे की क्लास होती है, मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती हैं। 1 से 2 घंटे, बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स वाला भी। और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन टीयर 2 में ही पढ़ना है। ये वाला टॉपिक एमटीएस, जीडी इन एग्जाम में इसके से क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से, इसलिए टीयर 1 से पहले पढ़ लें तो बेटर रहेगा। चलता हूं मैं आगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज वेटेज ग्रामर के आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रीजनिंग हो गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपका जीके हो गया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे तो आप लास्ट के लिए सोच सकते हैं। ये टीयर 2 वाला वेटेज है, सॉरी टीयर 1 वाला वेटेज यहाँ पे जीके का रह गया। तो जीके में अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो हमारे पास साइंस के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपका स्टेट मिसलेनियस वाले पार्ट से 5 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका डांस फॉर्म से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एवरेज में दिख जाता है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स का कई बार एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या आते हैं। ये जनरल वेटेज रहती है जीके की। अब बढ़ते हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट कुछ इस तरीके से हम अगले साल के लिए रखेंगे। सारी चीजें मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी बताई थी। अब हम बात करते हैं मेन स्ट्रेटेजी पे कि कैसा आपका टाइम फ्रेम रहना चाहिए, शेड्यूल क्या रहना चाहिए पढ़ने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9.1 मंथ्स है अगस्त एंड तक। यहाँ पे आपको सब कुछ कवर भी करना और रिवीजन भी अच्छे से करनी है, जिससे कि उसके बाद आप जितना भी टाइम ले मैक्सिमम डेली बेसिस पे एक मॉक देते रहे। स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना है। आप 4 से 6 घंटे एटलीस्ट रोज पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप इससे कम पढ़ेंगे,
दिन में 2 घंटे पढ़ लेंगे और एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे अगले साल तक जब एग्जाम आएगा, नहीं हो पाएगा। जो 2 घंटे पढ़ोगे आप, उसकी रिवीजन भी करनी होगी आपको अगले दिन। पता चला एक दिन में एक क्लास सीखी, अगले दिन उसकी रिवीजन करी, खत्म हो गया आप। इस तरीके से आप 50% भी सिलेबस एग्जाम तक नहीं कवर कर पाएंगे, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। अभी से डेडिकेटेडली हमें 4 से 6 घंटे निकालने। फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना सबसे आसान होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड भी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में रहते हैं और हमारे पास एक क्लियर कट डायरेक्शंस होती हैं। सेकंड अटैम्प्ट में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रखी, कहाँ से स्टार्ट करें, बहुत दिक्कतें आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, राइट। बाकी लोगों का भी एक निराशा आपके अंदर भी है, बाकी लोग भी आपको निराश करेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, 10 चीज़ें बताएंगे, अपना ज्ञान देंगे। इससे बेटर है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा के फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई ना कोई जॉब निकाल ली जाए, ठीक है। जो फाइनल ईयर में उसे उनका जो लास्ट सेमेस्टर है मई जून में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 2-3 महीने पूरे पूरे मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उस टाइम में आप चीज़ों को और तेज़ी से और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिविजन कर सकते हैं। अब स्टडीज कैसे प्लान करनी चाहिए, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, मैथ सब्जेक्ट को आपको कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे आप पढ़ें। इंग्लिश और रीजनिंग आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे ही है ना आपके पास। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं सीधा बताता हूँ कि आपने क्या करा। मैथ्स के लिए 2 घंटे मिनिमम डेली निकालनी, जिसमें 1 घंटे का आप वीडियो कंटेंट देख सकते हैं, बाकी उससे नोट्स रिवीजन, बाकी काम। या फिर 45 मिनट्स का डेली कंटेंट देखा, या तो ऐसा कर लिया, या फिर अगर क्लास लंबी है, ऐसे 1.5 घंटे की क्लास है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, वो 1.5 से 2 घंटे की जो क्लास होगी 4 घंटे उसे ही कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तो एक दिन सिर्फ आपका मैथ्स हुआ और अगले दिन आप रीजनिंग और इंग्लिश को हाफ हाफ वे में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करा, 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, बाकी के 2 घंटे में एक दिन रीजनिंग पढ़ दी, एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है। दिस इज द स्केड्यूल दैट कैन हेल्प यू, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि मैथ्स आप लीजिए रोज 4-4 घंटे मैथ्स ही पढ़िए 6 महीने तक, ठीक है। उस केस में बाकी सब्जेक्ट्स आपके पीछे हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में आपको लगने लगेगा कि उसकी रिवीजन नहीं हो रही, वो पढ़ नहीं पा रहा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। एटलीस्ट आप 2 से 3 सब्जेक्ट एक बार की में लेके चले। आप मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 2 है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश को लेके चल रहे हैं पैरेलली बस, ठीक है। रीजनिंग में आपको नहीं ज्यादा एफर्ट लगाने, छोड़ दिया। वरना आप ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग लेके चल दिया, मैथ्स तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा साथ में, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एक बार की में आप साथ में लेके चलें और उसे कंटिन्यू रखें एग्जाम तक, सही रहेगा। जैसे ही रीजनिंग का, क्योंकि अगर रीजनिंग का सिलेबस कम होता है, अगर 2 घंटे आप ऑल्टरनेट डे पे भी देखेंगे, तो 3 से 4 महीने में आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा रीजनिंग वाला आप जीके को दें, और बाद में जब इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो फिर आपका मैथ्स और जनरल अवेयरनेस चलता रहेगा लास्ट के टाइम तक, ठीक। तो रीजनिंग खत्म होने के बाद हमें मैथ्स स्टार्ट करना है। थोड़ी सी चीजें ये और आप देखें, जैसे कि आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है, ठीक है। यू हैव लिमिटेड टाइम। जो लोग जॉब में हैं, ऑब्वियसली उनके पास पैसा तो है, लेकिन टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत आप अर्न कर रहे हैं, तो इतना तो कम से कम अर्न कर रहे हैं कि कोर्स ले सकें, या फिर आप जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकें, राइट। तो बेटर है कि जो मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस के जो खाली क्वेश्चंस हैं जो टीचर ने क्लास में कराया, उसका प्रिंट आउट आपको निकालने की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए और आप निकाल पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसे लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल लें, सोल्यूशन आप खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाद में उससे अपने लिखे हुए सोल्यूशन को समझना आसान होता है, तो आप जल्दी समझ भी पाओगे। तो सोल्यूशन खुद लिखें, मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। जीके की अगर मैं बात करता हूँ, जीके में कोशिश करें क्लास नोट जो भी क्लास में कराएगा उसकी पीडीएफ अगर आपको मिल जाए तो उसका प्रिंट निकाल के उससे आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप चाहें तो जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक बार नितिन मैम की बुक आती है, ब्लैक बुक आती है वोकैबुलरी के लिए, और बुक्स आती हैं, वो आपने अपना 1-2 परचेज कर ली। डेली का टारगेट बनाया कि यार अगर मेरे को इंग्लिश पढ़नी है, जैसे अल्टरनेट डे पे आप पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे ग्रामर कर लिया और 1 घंटा वोकैबुलरी को सेक्शन को दे दिया। वोकैबुलरी पैरेलली चलाओ, ऐसा मत करो कि यार वोकैबुलरी छोड़ दी बिल्कुल ही, ठीक है। पहले ग्रामर खत्म करेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी खत्म करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वोकैबुलरी विल टेक टाइम, और लगातार वोकैबुलरी पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो आप अभी से डेली बेसिस पे या तो ऑल्टरनेट डे पे वोकैबुलरी का 1 घंटा निकाल लो अपना, कि वोकैबुलरी याद करनी है, बहुत मेजर पार्ट है। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा फंसते हैं। ग्रामर का तो फिर भी होता है यार ये गलत लग रहा है सेंटेंस में, ये आना चाहिए। वोकैबुलरी नहीं पता होती, क्योंकि एसएससी एग्जाम में बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी तो नहीं पूछेगा, ठीक ठाक वोकैबुलरी पूछेगा। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारा याद करना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट डे पे आप 1 घंटा वोकैबुलरी के लिए निकाल लो, जिसके अंदर आप से 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिए और 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए। स्टार्टिंग में ऐसे चला लिया, जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म हो गए तो वो टाइम आपने दे दिया किसे, एंटोनिम सिनोनिम को दे दिया, या सिनोनिम्स को दे दिया बेसिकली, या फिर नॉर्मल वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने को दे दिया, या फिर आपने उस टाइम को दे दिया फ्रेजल वर्ब्स याद करने के लिए,
तो यू कैन स्प्लिट द ग्रामर पोर्शन कि हाँ 2 टॉपिक वोकैबुलरी के उठाएंगे, इतने इतने रोज याद करेंगे, तो 2-3 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा 8-9 घंटे पढ़ेगा 8-9 महीने, और जो लोग 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, देयर विल बी अ गैप इन देयर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बता दी जाए कि आप उन लोगों से बेहतर कर दोगे, तो वो तो मैं उन लोगों को भी बता दूंगा कि और ज़्यादा आगे बढ़ जाओ। आपके लिए बस मेजर का टास्क ये रहेगा कि आप स्टिक रहें क्लास पे, कि जो भी क्लास में चीजें आपने पढ़ी हैं उसकी रिवीजन बार बार करें। ठीक है, आपको कंसाइज चीजें चाहिए। ठीक है, यू कांट गो विद अ लोड कि चलो ये वाला क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये भी कर लेता हूँ, ठीक है ये भी आ सकता है तो ये भी कर लेता हूँ, नहीं। जो एग्जाम में मैक्सिमम चीजें जिस पार्ट से पूछी जाती हैं, जो आप स्किप नहीं कर सकते, वो आपको अच्छे तरीके से करनी है। जो चीजें स्किपेबल हैं, जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उम्मीद कम है, 3-4 साल में 1-2 बार ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्किप दोज पार्ट्स, राइट, क्योंकि नहीं आ रहा तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ना आए, तो आपको एडवांटेज, फिर आप उन लोगों के इक्वल पहुंच जाएं जो ज्यादा पढ़ रहे थे। ठीक, बहुत मुश्किल चीजें आपको यहाँ पे लर्न नहीं करनी है। ठीक है, आप अभी आपको लगेगा 8-9 महीने, ये ऐसे टाइम आंख बंद करोगे और 8-9 महीने खत्म, राइट। तो सिर्फ वो चीजें जो आपको लगता है कि आप पढ़ेंगे ग्रेस्प कर पाएंगे वो आपको करना है। बहुत मुश्किल चीजों पे स्टार्टिंग में ना जाने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी पढ़ा अच्छे से उसके नोट्स करें, रिवाइज करा, आगे बढ़े। जिस चैप्टर में आपको लगता है, मैथ्स में पढ़ा कि यार इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस की नीड है, तो आप अगर इनिशियल प्रैक्टिस करनी है तो ये हुआ 2023 के टीयर 1 के सारे सवाल क्वेश्चन उस चैप्टर के उठा लिए और वो सोल्व करके देख लिया, हो गए सोल्व, सारे आगे बढ़ गए। ठीक है, अदरवाइज आपको लगता है कोई चैप्टर पढ़ने के बाद भी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही कि मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो प्रीवियस ईयर बुक उठाई, उससे सारे के सारे क्वेश्चन उसके चैप्टर के आपने सोल्व कर लिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। रिवीजन बहुत एसेंशियल पार्ट रहेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो ये मान के चलो सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि देखो आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, जो पढ़ा एक बार देख लिया, फिर आगे बढ़ गए, 10-12 दिन जब ऐसे निकल जाएंगे ना, तो फर्स्ट क्लास में जो भी पढ़ा था आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक, और अगर वो कुछ भी याद नहीं आ रहा तो वो एग्जाम में आप यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे खेल सारा का सारा टाइमिंग का है। ठीक है, यहाँ पे ओपन बुक टेस्ट तो होता नहीं कि आपने एक बार ओवरऑल देख लिया, अच्छा ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, याद आया कि हाँ ये वाला टॉपिक यहाँ पे तक खोल लूंगा बुक और वहाँ पे कर दूंगा। आपको माइंड में सारी की सारी चीजें रखनी है अपनी। तो जो भी पढ़ो साथ के साथ रिवाइज करते रहो। रिवीजन करना सबसे मुश्किल काम है, मैं बता रहा हूँ आपका दुनिया का। वीडियो देखना सबसे आसान काम है। सेकंड नंबर पे नोट्स बनाना, और थर्ड नंबर पे जो सबसे मतलब सबसे इजी काम वीडियो देखना हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर आएगा हमारे पास नोट्स बनाना। थर्ड नंबर पे है रिवीजन करना। मन नहीं करेगा रिवीजन करने का, ये लगेगा यार ये तो आता है। जब आप रिवाइज करने बैठोगे फिर पता चलेगा अरे भैया ये मैंने वीडियो तो देख ली थी, तब तो सब समझ आ रहा था, अब खुद से करने बैठ रहा हूँ, नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो रिवीजन साथ के साथ करो, जितना सीखो। देखो अभी स्टार्टिंग के 6 महीने तो आप मैक्सिमम चीजों को अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश करो कि जो भी पढ़ा वो फिक्स होना चाहिए यहाँ पे। अगर सिलेबस बाद में ज्यादा छूट भी गया तो वो आप स्पीड अप करके देख सकते हो, जो लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे फिर भी याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अगर स्टार्टिंग का ही कंफ्यूजन में रहोगे, स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो लास्ट मोमेंट में पैनिक कर जाओगे। कम से कम आप 60-70% भी अगर स्टार्टिंग के 6 महीने में सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हो, लास्ट का 30-40% तो आप क्विक ओवरव्यू में कर सकते हो। नोट्स नहीं बनाने मत बनाओ, पीडीएफ का इस्तेमाल कर लो क्लास नोट्स की। ठीक है, लास्ट के मंथ में ये चीज की जा सकती है। स्टार्टिंग में अगर आदत पड़ गई कि क्लास नोट्स के भी पीडीएफ यूज करने लग गए, मैथ सेक्शन में खुद पेन नहीं चला रहे, तो फिर फंस जाओगे आप, फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स गए तो सब कुछ गया। और चीजें लिंक्ड होती हैं, परसेंटेज में फ्रैक्शंस रेशियो ये अच्छे से याद नहीं हुए तो आप कोई भी टॉपिक को टाइमली नहीं कर पाओगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगा दोगे, क्योंकि बेसिक फ्रैक्शंस नहीं आते, बेसिक कन्वर्जेंस जो याद होनी चाहिए वो याद नहीं है। ठीक, तो बिगिनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल मैंने आपको बताया कैसे करना है, 9.5 महीने हैं, हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है। आप देखो कोई भी चीज अगर मैं आपसे कहूँ सारा सिलेबस पढ़ना है तो आप ऐसे ही डर जाओगे। इसे हमें पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक किस तरीके से करना पड़ेगा कि आपके पास देखो लाइव क्लास देखने का आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, आप जब भी फ्री होंगे आप उस टाइम पे ही देखेंगे, और लाइव क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, उसमें टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका शेड्यूल वो मेंटेन हो नहीं पाएगा, रात को कोई रोज क्लास लेगा नहीं। जो लोग कहते हैं सर सैटरडे संडे वाले बैचेस ज्वाइन कर लो, उसमें भी दिक्कत ये होती है कि 5 दिन आप जॉब कर रहे हो, सैटरडे संडे अगर आप क्लास लेने जाओगे तो बर्न आउट हो जाओगे पूरी तरीके से। आपके पास अपने लिए भी एक दिन होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो डेली बेसिस पे पढ़ो, लेकिन संडे को अपने आपको रिलैक्स दो, उसमें रिवीजन कर ली थोड़ा 2-3 घंटे 3-4 घंटे, बाकी टाइम कहीं घूम आए, टहल लिए, दोस्तों के साथ खेल लिया, बातें कर ली।
ठीक है, हफ्ते में एक ना एक दिन हमारा ऐसा जरूर होना चाहिए जिस दिन हम अपने आप को अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर कर सकें, माइंड को रिलैक्स कर सकें। ठीक है, तो एक दिन हफ्ते का अपने लिए जरूर रखना है। ठीक है, ये नहीं कि सैटरडे संडे पूरा पूरा दिन लग रहे हैं और सातों पांचों दिन से लग गए। सैटरडे को लगाओ पूरा दिन, अगर 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, संडे वाले दिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम जरूर निकालो, हाफ डे का। अब शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको शेड्यूल में क्या करना पड़ेगा, एक तो आपने वीकली शेड्यूल बना लिया कि पूरे वीक में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। ये सबसे पहले देखो, एक चीज होती है तो हम खुद शेड्यूल बनाए या फिर आप टीचर के ऊपर छोड़ दें कि वो आपको बना के दे। जैसे कि हम पेड कोर्स यूजर्स में तो क्या करते हैं, मैं डेली बेसिस का डेली का शेड्यूल बच्चों को देता हूँ। आपको ये पढ़ना, आपको सोचना ही नहीं एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप जो टारगेट्स हैं वो फॉलो करते रहो, जब तक एग्जाम आएगा आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी होगी, जो हमने इस साल स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है बच्चों के थ्रू। बाकी दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने क्या करा, एक पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देखा कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, अब हमने सिलेबस देखने के बाद ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आरबी चैनल से पढ़ना है, आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है, बाकी चीज से पढ़ना है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को किसी और से ट्राई करना चाहिए, ठीक है, आप उससे पढ़ो। आपने कोर्स लिया, कोर्स की आप ड्यूरेशन देखो कि कोर्स कितने टाइम का है, या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आपको लगता है किसी ने पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे डाला हुआ है, डिटेल में डाला हुआ है, या फिर एग्जाम से पहले भी आप इस चीज को देख सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम आ रहा हो, तो मान लो आपको क्रैश कोर्सेज देखने, कुछ भी देखना, आपने कंटेंट को देखो, उसे स्प्लिट कर लिया कि चलो मेरा सिलेबस ये है। आपको सिलेबस के बारे में समझ आया, आपने जिस टीचर से कोर्स लिया उस टीचर का कोर्स देखा कि यार ये इतने ड्यूरेशन का है। तो मैथ्स का कोर्स मैंने कहा 240 घंटे का है या 250 घंटे का है, हमने देखा। अब 250 घंटे मेरे को 9 महीने में कवर करने हैं, मेरे पास 9 मंथ से 250 घंटे का मैथ्स हो गया। ऐसे ही आपने इंग्लिश का लगा लिया अंदाजा, चलो 140 घंटे का इंग्लिश का है, 120 घंटे का इंग्लिश का हो गया। ऐसे ही रीजनिंग का देख लिया, चलो 60 घंटे का प्री के लिए रीजनिंग का हो गया। और ऐसे ही अगर हमने जीके का देखा, चलो 200 घंटे का जीके का हो गया। तो आप सम अप करेंगे, यहाँ पे 260 हो गया है, यहाँ पे हमारे पास 380, 630, 640 मान लेता हूँ उन्होंने एवरेज। ठीक है, अब हमारे पास कितने दिन है, 9 महीने हैं। ठीक है, 9 इंटू 30 270, 270 280 के आसपास, चलो एवरेज में ले लूँ। तो एक दिन में आपको कितने घंटे का वीडियो कंटेंट कंज्यूम करना है, 2.5 घंटे का एक दिन का वीडियो कंटेंट आपको कंज्यूम करना है। अगर ये आपने नहीं कंज्यूम करा तो आपका वैसे ही आप सिलेबस से दूर होते चले जाएंगे, या 2 घंटे का आपको कंज्यूम करना है। अब इसके अंदर 2 घंटे का आप कंटेंट देखेंगे, उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, या जो भी चीज़ें आप अप्लाई करोगे टेक्निक जिससे कि गिवन टाइम में कवर हो जाए, उसके आपको रिविजन भी करनी है। तो वो 2.5 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को पहले से बेसिक्स आते हैं वो उस काम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें इतना घंटा हम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली बात है आप सिलेक्शन से बाहर हो गए ना, आप कंपटीशन में रहे ही नहीं। और कंपटीशन में नहीं रहोगे क्योंकि सिलेबस ही आप पूरा नहीं करके जाओगे एटलीस्ट, या 70-80% भी सिलेबस पूरा नहीं करके जाओगे, तो सिलेक्शन के चांसेस हो गए खत्म। राइट, तो आपको यहाँ पे ये चीज निकालनी पड़ेगी, यार इतना कंटेंट है मेरे को कंज्यूम करना है, इतने घंटे मुझे देने के दिन के देने पड़ेंगे। तो आपने सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कि यार 2.5 घंटे या 2 घंटे का मेरे को वीडियो कंटेंट कंज्यूम करना है, तो उसके लिए 2 घंटे नोट्स बनाने, रिवीजन करने में नोट्स बनाने में मान लो, या समझने में, कुछ टॉपिक समझने में भी टाइम लगता है। जैसे मैथ्स है, क्लास में मैं तो आया, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना, आया क्वेश्चन को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन समझाने के बाद आपको याद करना है उसे, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करना, उसमें भी टाइम लगेगा, डबल टाइम आराम से जाता है। ठीक है, और उसके बाद चलो 2 घंटे का वीडियो कंटेंट देखा, 2 घंटे हमने क्या करा, रिवाइज करा, नहीं सॉरी 2 घंटे के नोट्स बनाए, उसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स लिखी, और 1 घंटा उसे रिवीजन के लिए भी चाहिए। जो पढ़ाया अगर वो अगले दिन रिवाइज नहीं करोगे तो अगली क्लास का कैसे समझ आएगा, या फिर उसे एग्जाम में कैसे यूज करोगे, तो 1 घंटा रिवीजन का, तो 5 घंटे हो गए। जब हम रेगुलरली पढ़ेंगे तब जाके हमारी सारी चीजें कवर होंगी। कुछ बच्चे इस चीज को स्टार्टिंग में नहीं समझते हैं, अब वो स्टार्टिंग के दिन अच्छा अभी तो 9 महीने हैं, कर लेंगे धीरे धीरे, दिन का 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, पता चला 20% सिलेबस कवर करा है, एग्जाम आ गया सर पे, अब बताओ सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, 1 महीने में कैसे तैयारी करें एसएससी सीजीएल की। ठीक है, बता तो उसमें भी जाता है कि भैया क्रैश कोर्स देख लो, उस टाइम पे इस तरीके से चीजें आप लेके चल सकते हो, की जा सकती हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं आएगी, कुछ ना कुछ छूटने का हमेशा डर रहेगा। तो यू हैव टू मेक दिस कि आपने पूरा ओवरव्यू ले लिया सिलेबस का, जहां से भी आपको पढ़ना है कि उनका कंटेंट देखा इतना है, दिन का ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, और हमारा कवर होगा। दूसरी चीज, अब हम इसे शेड्यूल को ब्रेक करेंगे कि मंथली शेड्यूल क्या होना चाहिए, हम इस मंथ में क्या क्या चीजें कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रोड मैप तो होना चाहिए। अब मान लो आपने एक दिन पढ़ाई नहीं करी, एक दिन आपको 4-5 घंटे पढ़ना था, आपको रिश्तेदार के जाना पड़ गया या कुछ हो गया,
अब उसका टाइम आपको निकालना पड़ेगा ना। या तो आप क्या करोगे सैटरडे वाले दिन, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस का अगर बना रहा हूँ तो सैटरडे को आपको हाफ डे की जगह फुल डे पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। और संडे वाले दिन जो रिवीजन का टाइम, हाफ डे रिवीजन और हाफ डे वो बचा हुआ काम, अगर कोई और दिन छूट गया आपका, राइट, तो उसमें घूमने फिरने का टाइम आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपके पास कम से कम ट्रैक रहना चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप ट्रैक से पीछे हट रहे हो तो आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो फिर ये होगा कि इस साल का पेपर आपके हाथ से निकलेगा, अगले साल का आपको देना पड़ेगा। तो प्लान नाउ, इफ यू प्लान नाउ यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोन अगेन। दूसरी चीज, अब इसमें हमने पूरा ओवरऑल देखा, इसके बाद आपने मंथली डिवाइड कर लिया, खुद से बनाना है तो पूरे मंथ में हम क्या क्या टास्क को कंप्लीट करेंगे। मंथ में करने के बाद हमने उसमें वीकली बना लिया कि इस वीक का ये टास्क होगा हमारा, और उसके बाद हम बना लेंगे डेली टास्क। तो मेरा पूरा सिलेबस है, फिर ये मंथली टास्क है, तो मंथ्स में डिवाइड कर लिया, फिर मैंने वीक में डिवाइड कर लिया, और फिर मैंने डे बेसिस पे बना लिया, फिर डे बाय डे मैं इतना इतना करूंगा। क्लियर और नॉट? अब हफ्ते में 7 दिन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 6 दिन का हम एटलीस्ट टास्क रखेंगे। तो कुछ छूटेगा ना अगर मेरा इसमें से, तो एटलीस्ट वो मुझे संडे वाले दिन फिर कवर करना, मेरे को पता होगा। या फिर अगर हमारा महीने में कुछ छूट गया तो हमें पता है कि कुछ छुट्टियां जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पे मुझे देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज कवर होंगी। तो ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमारी प्रोग्रेस का, ये बहुत जरूरी है, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आउट ऑफ ट्रैक बहुत ज्यादा हो सकते हो आप, 1-2 महीने ऐसे बर्बाद कर दोगे, फायदा नहीं होगा कुछ। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट हमने चीजों के लिए बांट दिया। अब स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में बांटने की बात क्या हुई कि यार इस टाइम से मुझे पढ़ना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर टास्क बेस्ड चलते हैं कि मैंने ये टास्क पकड़ा है और ये कवर कर दिया, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो यार आपने एक टास्क बना दिया, जैसे कई बार काफी मैंने टॉपर्स को भी सुना है टास्क बेस्ड स्टडी, बट इट डिडंट मतलब टास्क बेस्ड स्टडी इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि यार आज मैं परसेंटेज कंप्लीट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका डेली रूटीन बिगड़ जाएगा। आपने सोचा कि परसेंटेज मेरा 3 घंटे में कंप्लीट होगा, उसमें लगे 6 घंटे, हाउ विल यू मैनेज? आप रात को आपने प्लान किया कि चलो 9 से 12 मैं पढ़ूंगा, परसेंटेज कंप्लीट करूंगा, और बज गए 3 बज गए, तो अगले दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आप नींद पूरी नहीं हुई तो ऑफिस में ढंग से काम नहीं कर पाओगे, और ऑफिस से आके फिर आप सो जाओगे, तो अगले दिन का टास्क बिगड़ गया। तो इट डजेंट वर्क। हमें नंबर ऑफ आवर्स का देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हमें देने हैं पढ़ाई के लिए, उसमें इतना वीडियो कंटेंट होगा अगर, तो उसमें इसे कवर करने में लगभग इतना टाइम। तो ये होगा कि अगर 2 घंटे की वीडियो है, कुछ लोगों को सबका टाइम फ्रेम में लगेगा, कुछ को उसे कवर करने में 5 घंटे लगेंगे, नोट्स वगैरह सारा बनाने में, कुछ 4 घंटे में बना पाएंगे। ठीक है, एक बार आपका सेट हो गया कि हाँ इतना टाइम लगता है, तो वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा। से आपको 2 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो वो या तो 3:30 होंगे, या फिर वो 4:30 पौने 5 तक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा 2 घंटे का कंज्यूम करने में एक कभी 4 घंटे लग रहे हैं और कभी उसके लिए 6-7 घंटे लग रहे हैं, तो आपका डेली रूटीन नहीं बिगड़ेगा। इसलिए बेटर ये होता है कि हम नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे स्प्लिट कर लें, ये मेरा मानना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने टाइम ब्लॉक कर दिया यहाँ पे कि हाँ इस टाइम पढ़ेंगे। अब वो टाइम क्या होगा पढ़ने का? देखो, रिकमेंडेड ये होता है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि हम जब सुबह उठ के पढ़ते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, अभी हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, रात को 100 चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है, जैसे सुबह 5 बजे उठ गए या 6 बजे उठ गए, उस टाइम सब शांति है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम उठे, जो भी चीज नहीं सीखने जाएंगे हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उसे। ठीक है, सुबह उठे, मॉर्निंग टी ले ली, या फिर 5-10 मिनट एक्सरसाइज रूटीन आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत होते हैं जो आपके पूरी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली थोड़ी सी, 5 मिनट हल्की सी कार्डियो कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप क्योंकि पढ़ना भी है, ज़्यादा वर्कआउट का टाइम नहीं मिलेगा। तो घर में बैठे बैठे ही आपने 10 मिनट का नॉर्मल रूटीन फॉलो किया, उस पर आपकी आंखें खुल गई। उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो हल्की सी टी ले ली, और उसके बाद लगातार अपने 2 घंटे अपने पढ़ाई को दे लिए। 2 घंटे पढ़ाई का हो गया, उसके बाद आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं। अब जॉब का भी क्या है कि अगर आप जॉब में हैं तो कोशिश करें कि आप जहां आपकी जॉब है उसके आसपास कहीं रहें। ठीक है, यू कांट मैनेज, अगर बहुत लंबा ट्रैवल करके आपको जाना पड़ रहा है तो वो ट्रैवलिंग का जो टाइम है उस टाइम पे आप कोशिश करें कि आप ऐसे मोड से जाएं कि उस दौरान भी आप वीडियोस देख सकें एटलीस्ट। ठीक है, या पीडीएफ रीड कर सकें। आप खुद से वो ड्राइव करके जा रहे हैं या खुद से आप वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है कि आपका वो टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, तो उस केस में आप उस टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक, तो
हमें बीच बीच में से गैप्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम अपनी जॉब के साथ, अपने कॉलेज के साथ कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था अपने टाइम पे, उस टाइम पे मैं एसएससी की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे भी मेरा हमेशा फोकस रहता था कि मैं कुछ ना कुछ रीड कर लूँ। ठीक है, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, या फिर नॉर्मल मोटिवेशनल बुक्स हो गई, या फिर कई बार फिक्शन भी पढ़ी है। ठीक है, तो वो बुक्स रीड कर लेता था जाते टाइम। तो कई बार क्या होता था, 1.5 घंटा मेरे को जाने में लगता था लक्ष्मी नगर से प्रदर्शनी, वो क्या कहते हैं, पश्चिम विहार, और 1.5 घंटा ही आने में लगता था। उस 1.5 घंटे में कितना 2 घंटे का इफेक्टिव रीडिंग टाइम मेरे को मिल जाता था, और वो टाइम कैसे पास हो जाता था पता भी नहीं चलता था। वरना बैठे रहो, सॉन्ग सुनने में टाइम वेस्ट हो रहा है, या बाकी किसी से बात करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, राइट। ब्रेक टाइम आपको मिल रहा है तो वो भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो बीच बीच में आपको निकालने पड़ेंगे। कॉलेज स्टूडेंट हो आप, अगर फाइनल ईयर में, आपको भी पता है कि कॉलेज से आपको कौन कितने सैलरी वाली जॉब मिलने वाली है, या फिर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कुछ कॉलेज की डिग्री से आपका कुछ होना नहीं है, आपको एसएससी ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एसएससी में सिर्फ पास हो जाओगे ना, डेट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक, उससे आपने क्या करा, एक बार इतना पढ़ना है सिर्फ पास आप हो पाए, तो उसी हिसाब से आप लेक्चर्स लिमिटेड लें। और जो कॉलेज में अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो वहां पर सोना नहीं है, उस लेक्चर को इफेक्टिवली यूज करना है। कि कॉलेज में जो पेपर में आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, उसमें जो पढ़ना है वो कॉलेज टाइम में ही आप पढ़ो। टीचर जो पढ़ा रहा है कॉलेज के अंदर, उसे अच्छी तरीके से सीखो, समझो, जिससे कि उसमें घर जाके आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन एवरीथिंग सो दैट यू कैन स्पेयर टाइम। ठीक है, तो पीक आवर्स में मैंने कहा कि सुबह मॉर्निंग का 2 घंटा आप अगर कॉलेज जा रहे हो उससे पहले पढ़ लिया, या फिर अगर आप जॉब पे जा रहे हो उससे पहले। और बाकी जब वहां से शाम को आओ तो 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद 2-2.5-2 घंटे आप तब निकाल सकते हो। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके 1 घंटे में आप सारा का सारा पार्ट जो भी है वो रिविजन कर सकते हो। अभी मेरे इस कमेंट के बाद काफी लोग एक्सपीरियंस, सर मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, मैं तो 13 घंटे जॉब में लग जाते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ। ऑब्वियसली देखो, ये एक्सक्यूजेस आप मेरे को कह सकते हो, लेकिन आपको ही पता है ना, आपको टाइम निकालना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली फिर नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज हाउ यू डिड, राइट। और इससे ज्यादा टाइम मिल रहा है तो उसे भी यूटिलाइज करो। ठीक है, ये मत देखो कि इतना ही करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं 7-8 घंटे निकाल पा रहा हूँ ऑलरेडी जॉब में, तब भी मेरा इतना हो पा रहा है, तो करो उसे भी यार। उसमें आप एक काम करो, जो टास्क आपने बनाया उसे थोड़ा सा बैक के टास्क भी उठाना स्टार्ट कर दो, एक सेपरेट सेक्शंस आप एक्स्ट्रा उठाना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश में वोकैबुलरी को थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो। या फिर ये कर सकते हो कि मैथ्स क्या कहते हैं, जीके में कोई सेक्शन उठाना चाहो तो वो उठा सकते हो। जो आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हो जीके के, वो पहले उठाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रात को मैं इसलिए भी मना करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जनरली जब शाम को आपको खाना बनाया गया, आपने वो खाना खा लिया, उसके बाद रात को अगर आप ज्यादा देर तक बैठोगे फिर आपको भूख लगेगी, फिर कुछ बनाने जाओगे। अगर आप खुद से खाना बना रहे हो या खुद से ये काम कर रहे हो, तो उसमें भी तो आपका ही टाइम किल हो रहा है ना। तो कोशिश करो मैक्सिमम चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। घर में हो, मम्मी बना के दे दें, पापा जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स अगर आपको बना के दे रहे हैं, तो आपका वो टाइम भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो टाइम बचेगा पढ़ाई में। तभी तो एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको पकड़नी है कि कहाँ आपका टाइम लग रहा है। एक डायरी बना लो, रात को बैठ के लिखो कि कहाँ मैंने पूरा दिन कैसे कैसे स्पेंड किया, कहाँ कहाँ मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकता था, वो रखो। हर टाइम अपने फ़ोन में पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए क्लासेस की, या अगर आपको अपनी नोट्स से ही पढ़ना है तो नोट्स की फोटो खींच के रखो मोबाइल में। जाते जाते कहीं भी बैठे हो, कहीं भी फ्री टाइम मिल गया, मोबाइल खोला, रिवाइज कर लिया फटाफट से। कॉल्स रियलिस्टिक होनी चाहिए, ये पूरा ब्रेक डाउन करने का मतलब यही था। ऐसा कोशिश मत ना करो कि सोचो कि कोई काम है उसे करने में 20-30 घंटे लगेंगे, आप उसे 5 घंटे में लोड कर दो, नहीं ऐसे करूंगा, मत करो ऐसा। रियलिस्टिक गोल्स रखोगे तो लंबा चल पाओगे। अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहो। और इस अगर आप कोई चीज, अभी स्टार्टिंग के डे सबसे मुश्किल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे तो मुश्किल है ही, सेकंड डे उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, थर्ड डे इज इवन डिफिकल्ट। स्टार्टिंग के 10-15 दिन हर रोज मुश्किल रहेंगे, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है, हमारा माइंड इस तरीके से भगवान ने बनाया है कि इसे हर चीज की आदत पड़ जाती है। आप इसे 16 घंटे काम करने की आदत डालोगे पड़ जाएगी, इसे 12 घंटे काम करने की आदत डालोगे पड़ जाएगी। अगर आप इसे आराम की इतनी आदत डाल दोगे तो 1 घंटा काम करना भी मुश्किल पड़ेगा। ठीक, तो जैसा आप ट्रेन करोगे इसे, ये उसी माहौल में ढल जाएगा, आपकी बॉडी उसी तरह से शेप होने लग जाएगी। तो अपनी हैबिट अच्छी रखो। कॉलेज में हो तो लाइब्रेरी वगैरह कॉलेज की यूज कर सकते हो पढ़ाई के टाइम पे भी, अगर घर पे डिस्टर्बेंस होती है। वरना जॉब के बाद भी अगर अब तो काफ़ी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जो पूरी रात भी खुलती हैं। अगर घर में डिस्टर्बेंस है तो लाइब्रेरी, अदरवाइज
घर में अगर आपकी पढ़ाई होती है, या कुछ लोग कहते हैं शोर हो रहा है घर में, अब इनके लिए छोटे छोटे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कान में ईयरबड्स लगा लो या कुछ और लगा लो, ठीक है, आवाज नहीं सुनाई देगी, सोल्यूशन खत्म। प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना बन के सोल्यूशन ओरिएंटेड आपको बनने की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम आई लिख लो, उसका सोल्यूशन देखो, गूगल पे लिखो, चैट जीपीटी पे लिखो, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई तो काम करेगा आपके लिए ना, वो यूज करो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, यहाँ पे सिलेक्शन लोगे अपने लिए लोगे, किसी और के लिए नहीं। डिस्ट्रैक्शंस आपकी बचनी चाहिए, जैसे आप क्लासेस भी लेनी है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन, एक दोस्त का मैसेज आपके सारे पढ़ाई के शेड्यूल को बर्बाद कर सकता है। पढ़ रहे हैं, अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ कर देंगे, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेंगे, आराम से देखो, कोई आ ही नहीं सकता नोटिफिकेशन। आप इंटरनेट ऑन रखोगे, व्हाट्सएप का आ गया, उसका आ गया, खुद भी मन कर गया बीच बीच में गलती, चलो पढ़ते पढ़ते एक बार देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, एक मैसेज, उस पर दूसरा मैसेज, 10 मैसेज, खत्म। तो नोटिफिकेशन ऑफ रखेंगे, वीडियो जो भी पढ़ना है वीडियो से वो डाउनलोड करके रखो, पूरे दिन का टास्क जो भी है पहले पहले ही डाउनलोड कर लो, या हफ्ते भर का भी करना चाहो कर सकते हो, वरना डेली बेसिस पे जैसे आपको टास्क मिला साथ साथ डाउनलोड किया और उसे पढ़ लिया शाम तक अपना, जब भी टाइम मिलेगा। कई बार इंटरनेट इशू हो जाते हैं, या फिर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, सिग्नल नहीं आ रहा तो वीडियो बफर कर रही है, वो सारी चीज प्रॉब्लम्स भी आपकी खत्म हो जाएंगी डाउनलोड करके रखोगे तो। साथ ही साथ आपको हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आप ऐसा हो कि बिल्कुल ही बार बार बीमार पड़ते रहते हो, अब बीमार पड़ गए 3-4 दिन, ठीक है, मैं आपसे सिंपैथी होगी मुझे कि यार क्यों बीमार हुआ, अपना ध्यान रखो, चलो अब आराम करो, पढ़ाई मत करो, बट एट द एंड ऑफ द डे लॉस क्या होगा, आपका ही लॉस होगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे मैंने बताया, सुबह उठ के मॉर्निंग में 10 मिनट आपने कोई शेड्यूल फॉलो कर लिया 15 मिनट का एक्सरसाइज का, डेट विल हेल्प यू विद योर इम्यूनिटी एंड ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, ठीक है। मेरे ऑफिस में भी एम्प्लॉयज हैं, और कभी कभी जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं मैं उन्हें भी कहता हूँ कि शरीर को ध्यान रखो, अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली आगे जाके तुम काम पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हारे, और पर्सनल लाइफ भी बेकार हो जाती है। खाना हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, कोशिश करो फ्रूट्स अपनी डाइट में रखो, और डेली 15 से 20 मिनट तो मिनिमम आप एक्सरसाइज के लिए निकालो, 10 मिनट 15 मिनट सुबह कर लिया, और बाद में शाम को टाइम मिला थोड़ा वॉकिंग कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, आप गेन कर लो वेट, कोई इशू नहीं है उससे, वो बाद में आपकी जॉब लग जाएगी, आप रिड्यूस कर लोगे जैसे जैसे ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, लेकिन इंटरनली आपको हेल्दी होना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जो भी ब्रेक्स लो, लंबे ब्रेक्स मत लो, ठीक है, जैसे कि ब्रेक लेना है आपको, 1 दिन का ब्रेक लेना है, 2 दिन का ब्रेक लेना है, ठीक है, लेकिन लंबी छुट्टियों पे मत जाओ कि 10 दिन के लिए कहीं घूमने चले गए, 15 दिन के लिए कुछ घूमने चले गए, क्योंकि जो शेड्यूल आप बड़ी मेहनत से बनाओगे वो बेकार हो जाएगा। तो 1-2 दिन का कभी लेना है, चलो महीने में या 2 महीने में, 2 महीने हो गए लगातार पढ़ते पढ़ते, 2 दिन के लिए कहीं चले गए घूमने, इट्स ओके, बट नॉट मोर देन डेट, क्योंकि शेड्यूल बनाने में जितना टाइम लगता है बिगाड़ने में उससे 1/10 भी टाइम नहीं लगता। 20 दिन शेड्यूल बनाने में लगाओगे, 2 दिन में शेड्यूल बिगाड़ दोगे पूरा, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहो, अपना एनालिसिस करते रहो कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, ठीक है। मैं गाइड कर रहा हूं आपको यहाँ पे, लेकिन गाइडेंस जनरिक होती है, स्पेसिफिक गाइडेंस भी अगर प्रोवाइड की जाए उस पर्टिकुलर केस में भी सिर्फ आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को टैकल करना है कि ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, अच्छा इस चीज के नोट्स बनाने से मेरे को फायदा मिल रहा है क्योंकि फोकस बन रहा है, ठीक है, तो बना लो उसके नोट्स। अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये चीज मैं बना ही नहीं सकता, नोट बनाने में बहुत टाइम जा रहा है, मेरे को फायदा नहीं मिल रहा है इसका, मैं पीडीएफ इस्तेमाल करूंगा, यू कैन डू इट, इट्स अप टू यू। अब कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को मैथ्स में एक बार पढ़ा दी जाए जो चीज वो अच्छे से समझ आती है, उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा मॉक्स में मूव करते हैं। कुछ लोग होते हैं पढ़ने के बाद उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही पड़ते हैं सारे चैप्टर्स के, अदरवाइज उनकी स्पीड बहुत कम होती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यू नो योर सेल्फ कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा, गाइडेंस सुनो लेकिन करो अपने मन की हमेशा। 1 साल खराब होना मतलब 1 साल की सैलरी का जाना, रिलेटिव्स का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, ये सारी चीजों से आपको बच के चलना है। एक बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। स्टार्टिंग के 1 साल आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे तो हो जाएगा कुछ, अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली यू विल बी द वन हु विल बी सफरिंग। बट हाँ, एक बार मेहनत करने की आदत पड़ जाए तो आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जॉब में जो काम कर रहे हैं उसमें भी आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी यहाँ पे, और
डेली टारगेट ग्रुप हमने वर्किंग एस्पिरेंट्स का बना दिया है, जो आरबी पे ऑफिसर बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से शेड्यूल नहीं बना सकते या फिर आपको लगता है कि आपको कंप्लीट तैयारी के लिए सारे कंटेंट की आवश्यकता है या आप मेरी गाइडेंस में पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन करके उससे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें डे वाइज हम आपको टास्क देते रहेंगे। एक ग्रुप होता है जिसमें आपको टास्क मिलेंगे और एक ग्रुप के अंदर आपकी जनरल क्वेरी जो भी आप पूछना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। और वो क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट्स का ग्रुप होगा तो बाकी लोग भी आप जैसे होंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स को वो भी समझेंगे और वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोग्रेस में और जो जो दिक्कतें उसे टैकल करने में। ठीक, तो एक दूसरे को देख के आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं। ये 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, बाकी कोशिश करेंगे मंथली हम ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करते रहें, लेकिन जो जल्दी ज्वाइन करेगा उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि टाइम अभी है 9.5 महीने का कम से कम, और तो इसमें हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम बहुत कम हो जाएगा, तो फिर वही होगा कि कंटेंट और ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा और रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो बेटर है कि आप अभी से ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो ऑफिसर बैच एक होता है जिसमें ऑफिसर बैच के टारगेट जिसमें फुल डे के होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और अगर हम उसकी बात करें डेली बेसिस वाले तो उसमें टारगेट्स कम होते हैं, जो मतलब वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बाकी आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आरबी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है खाली मैथ्स पढ़ना है तो खाली मैथ्स का कोर्स भी आप यूज करके अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे काफ़ी फ्री प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, अगर आपको अभी लगता है कि नहीं यार मेरे को देखना है किस तरह से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बाकी सारी की सारी चीज़ें, तो यूट्यूब पे आप मैथ्स क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बेसिकली उसमें प्रैक्टिस के लिए टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जीके का क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश की क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको आपके एग्जाम रिलेवेंट मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन पे हमने सारा कोर्स अपलोड किया हुआ है और साथ ही साथ हमने हर एक कोर्स की पीडीएफ भी डाली हुई है, सो डैट यू कैन कवर दी थिंग्स इन लेस टाइम। और बाकी जो जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मैं अपने आप अपडेट करता रहता हूँ, बाकी आप लोगों की सजेशन जैसे मिलते रहते हैं उस हिसाब से हम काम करके उसे और बेटर करते रहते हैं। ठीक है, तो इट कीप्स ऑन अपडेटिंग टाइम टू टाइम, इट्स रिकॉर्डेड बट गेट कीप्स ऑन अपडेटेड। कुछ भी नया होगा एग्जाम में, मान लो कल जब एग्जामिनेशन होता है क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी चेंज होती है, वो कुछ और तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है वो आपको कराना। तो सारी चीज़ें जिस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वो हमें देखना है। ठीक है, आपकी टेंशन सिर्फ इतनी होगी कि आपको 4 से 5 घंटे दिन का निकाल के अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से। दैट्स इट। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।